पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था युनसू को बचाने के लिए बहुत सारे लोग बेसमेंट में आए थे। एपिसोड 7 के शुरुआत में जे-योन और योन-योक गाड़ी के नीचे छुपे हुए थे। वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। योन-योक के पास एक गाड़ी की चाबी थी। उसी चाबी को प्रेस करके वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि ये तो एक चाल थी, इसीलिए वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही देर में बाकी के लोग एक कार लेकर पहुंच गए थे और ये दोनों भी उसी कार में बैठ जाते हैं। वो लोग कार को काफी तेजी से भगा रहे थे, लेकिन जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सारे उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि एक मॉन्स्टर जीसू पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके उन लोगों ने जीसू को बचा लिया था। तभी हम देखते हैं उनकी गाड़ी जाकर एक जगह से टकरा जाती है और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। पर उसी टाइम पर मिस्टर गिल वहाँ पर पहुँच गए थे। वो उन सारे मॉन्स्टर्स को आग लगाकर मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर इन मॉन्स्टर्स से छुटकारा पाना है तो आग लगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ दूसिक अकेले उस स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ रहा था। उस मॉन्स्टर ने उस छोटी बच्ची को पकड़ लिया था। वहीं पर बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उन लोगों ने सोच लिया था कि उन्हें कैसे भी करके दूसिक की हेल्प करनी होगी। वो सारे लोग मिलकर उस ट्रैप को खींचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पाइडर मॉन्स्टर उसी में फंस जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर उस ट्रैप से नीचे निकल जाता है और वो दूसिक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर युनसू आ जाता है और सारे लोगों की जान बचा लेता है। वो उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जलने लग गया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि युनसू खुद ही एक मॉन्स्टर में बदलने लग गया था। सारे लोग ये देखकर शॉक हो गए थे कि युनसू ने अपनी जान की परवाह नहीं की और सारे लोगों की जान बचाई। युनसू की आंखें ब्लैक हो गई थी। अपने सामने सारे लोगों को देखकर वो बहुत डर गया था, इसीलिए वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। सारे लोग समझ गए थे कि युनसू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। वो दूसरों की जान पहले बचाएगा। सारे लोग उससे बोलते हैं तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब से बाहर ही रहो। अब यूरी सारे लोगों को फर्स्ट एड देती है। तभी योनयू उसके पास आती है। वो कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। लेकिन यूरी कहती है मुझे सबसे पहले बाकी लोगों को फर्स्ट एड देना होगा। फिर वो सेंगवुक के पास जाती है। उस टाइम पर सेंगवुक सिगरेट पी रहा था। वो सेंगवुक से कहती है वैसे भी हम सब मरने वाले हैं और तुम यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहे हो। सिगरेट पीने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, इसलिए इसे फेंक दो। सेंगवुक भी उसकी बात मान लेता है। वो काफी हद तक बदल गया था। जैसे ही फर्स्ट एड देने के लिए वो अपनी शर्ट उतारता है तो यूरी देखती है कि सेंगवुक का पूरा शरीर जला हुआ था। अगले सीन में सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और पहली बार युनसू उनके साथ में खाना खाने के लिए आता है, लेकिन सारे लोग डरे हुए थे, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। सेंगवुक को भी यही लगता है कि सारे लोग उससे डरते हैं, इसीलिए वो भी बाहर आ जाता है। वहीं पर हम मिस्टर गिल को देखते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दोनों उदास हो गए हैं, इसलिए वो उन दोनों को मोटिवेट करते हैं। वो अपना शरीर दिखाकर कहते हैं कि मेरे बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं है, मेरा सारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, उसके बाद भी मैं खाना खा रहा हूँ, तो तुम लोग उदास क्यों हो। ये सारी बातें सुनकर वो दोनों भी खाना खाने लग जाते हैं। अगले सीन में हम योनियो को देखते हैं, जो अपने पैर में पट्टी बांध रही थी क्योंकि उसका पैर इंजर्ड था। तभी उसके पास योन-ह्योक आता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था योन-ह्योक ने योनियो को थप्पड़ लगा दिया था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसकी बहन परेशानी में है तो वो उसे पट्टी बांधने लग जाता है। ये सब देखकर योनियो इमोशनल हो गई थी। वो देखती है कि योन-ह्योक का चश्मा टूट गया है, इसीलिए वो उसके चश्मे पर एक बैंडेड लगा देती है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो नहा रहा होता है। पहले तो पानी बहुत ही साफ निकलता है, पर देखते ही देखते वो सारा पानी गंदा हो चुका था, यानी कि टैंक में जो पानी था वो सारा पानी खराब हो चुका था। अब यही सारी बात योन-ह्योक दूसिक को बताता है। वो कहता है हमारे पास 15 दिनों के लिए पानी था, लेकिन अब वो भी खराब हो चुका है। अगले सीन में हम बाकी के लोगों को देखते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि बेसमेंट के अंदर उनके पार्सल्स आए हुए होंगे, इसीलिए उन्हें जाकर वो सारा पार्सल ले लेना चाहिए। इन लोगों को पता था कि बेसमेंट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, उसके बाद भी ये लोग बेवकूफी कर रहे थे। उसी टाइम पर योन-ह्योक बाहर आता है। वो उन सारे लोगों को अच्छे से डांट लगाता है। फिर वो दूसिक को बेसमेंट में लेकर जाता है और कहता है हमें कार की जरूरत पड़ेगी, क्या आप कार की ऐसी शील्ड बना सकते हैं जिससे हम मॉन्स्टर से लड़ सके। दूसिक समझ गया था कि योन-ह्योक ये चाहता है कि कुछ लोग मिलकर इस बिल्डिंग से बाहर जाए ताकि वो मदद ले सके। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग मिलकर वो पार्सल्स खोल रहे थे। तभी जो वो कुत्ते वाली लेडी थी वो सारे पार्सल्स को अपना पार्सल बता रही थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि जो भी इन पार्सल्स के ओनर थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। अगले सीन में हम इक्यूंग को देखते हैं। मिलिट्री वाले इंसान उससे कहती है हमें बस उस इंसान की जरूरत है जो इन्फेक्टेड होकर भी अभी तक मॉन्स्टर्स नहीं बने हैं। वो इक्यूंग से कहती है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हम लोग तुम्हें एक लोकेटर देंगे। अगर तुम्हें किसी भी ऐसे इंसान के बारे में पता है तो हमें बता दो। वो लोग यही चाहते थे कि इक्यूंग उन्हें युनसू के बारे में बता दे। वहीं दूसरी तरफ सारी प्लानिंग
प्लानिंग चल रही थी कि कुछ लोगों को बाहर जाना है और सारा जरूरत का सामान लेकर आना है। उसी टाइम पर ये चश्मे वाला बंदा सारा कुछ सुन लेता है। ये सब सुनकर उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग गाड़ी लेकर यहाँ से भागने वाले हैं और बाकी के लोगों को वो यहीं छोड़कर जाएंगे। इसीलिए वो सारे लोगों से झगड़ा करने लगता है। जब सेंगवुक को ये सब पता चलता है तो वो उसको उठाकर बाहर पटक देता है। वो उससे कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। हम यहाँ पर सारे लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर हम बाहर जाएंगे तो सारे लोगों के लिए जरूरत का सामान लाएंगे। तब जाकर वो चश्मे वाला इंसान शांत होता है। वो समझ गया था कि कोई भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जा रहा है। फिर यॉन ह्योक सारे लोगों को बताता है, हम में से कुछ लोगों को बाहर जाना है। तुम लोग खुद से एंट्री दे दो कि कौन कौन बाहर जाने के लिए तैयार है। वही इंसान बाहर जाएगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर देखने गए तो सेंगवुक सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। पहले तो सेंगवुक को ये लगता है कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही रिस्की होगा। फिर वो ये सोचता है कि अगर वो बाहर नहीं गया तो फिर ये सारा काम कैसे होगा। इसीलिए वो भी मान जाता है। अब ये चश्मे वाले लड़के को बहुत ही गिल्टी वाली फीलिंग आ रही थी, इसीलिए वो सेंगवुक से माफी मांगता है। जेयोन उसे कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे कंडीशन में किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं जो गिटार प्ले कर रही थी। तभी वहाँ पर युनसू आता है। उसको जीसू का म्यूजिक बहुत पसंद आता है। अगले सीन में हम यूनियो को देखते हैं जो बाथरूम में बैठकर मोबाइल चला रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जीसू बाहर ही खड़ी है। वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे। तभी हम देखते हैं जीसू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वो वहीं पर गिर जाती है। यूनियो जैसे ही बाहर आती है तो वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि जीसू वहीं पर गिरी हुई थी। फिर अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं। यॉन ह्योक एक मेडिकल स्टूडेंट था, इसीलिए वो जीसू को चेक करता है। वो जीसू को चेक करके बताता है कि उसे अपेंडिक्स हो गया है और अगर कुछ ही देर में ऑपरेशन नहीं किया तो वो अपेंडिक्स अंदर ही फट जाएगा, जिसकी वजह से जीसू की मौत हो सकती है। अब सारे लोग ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। यॉन ह्योक कहता है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ लेकिन आज तक मैंने कभी ऑपरेशन नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। जीसू कहती है, वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरा ऑपरेशन ही कर दो। उन लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि कुछ लोग बाहर जाकर सारा सामान लाएंगे, लेकिन अब तो सिचुएशन पूरी बदल चुकी थी क्योंकि उन्हें कैसे भी करके जीसू की जान बचानी थी। यॉन ह्योक सारे लोगों को उनकी ड्यूटी समझा देता है। एक रूम को ऑपरेशन थिएटर बना दिया जाता है, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत सारे सामान की जरूरत थी, इसीलिए कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है। उन्हें बाहर से ऑपरेशन का सारा सामान और दवाइयाँ लानी थी और इन सारी चीजों का नॉलेज यूरी को था क्योंकि वो एक नर्स थी। अब बाहर जाने के लिए सेंगवुक, यूरी और ह्युनसू को भेजा जाता है। अगले सीन में हम यॉन ह्योक को देखते हैं। आज से पहले उसने कभी सर्जरी की नहीं थी, इसीलिए वो डायग्राम्स बनाने लग जाता है और सारी तैयारी करता है। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो सामान लाने के लिए बाहर जा रहे थे। पता चलता है कि ये वही दिन था जिस दिन ह्युनसू सुसाइड करने वाला था। यहाँ से हमें ह्युनसू का पास्ट दिखाया जाता है। पता चलता है कि ह्युनसू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। एक दिन ह्युनसू के स्कूल में एक नए लड़के का एडमिशन होता है। ह्युनसू को ऐसा लगता है कि वो लड़का बहुत ही परेशान है, इसीलिए उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे वो उस लड़के को दे देता है। ये देखकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आ गया था। वो ह्युनसू से कहता है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। ये लड़का बहुत ही अजीब था। ह्युनसू तो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो उसको ही सुनाने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़का ह्युनसू को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और कहता है, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरे पास ये करने के लिए बहुत बड़ा रीजन है। फिर वो ह्युनसू के दोस्त से कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो ह्युनसू को मारो। फिर ह्युनसू के दोस्त भी उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। वो लड़का क्लास में सबसे कहता है, जो भी ह्युनसू से बात करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। फिर वो ह्युनसू से पूछता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ करते क्यों नहीं? शायद वो बहुत बिजी हैं। तुम्हारे डैड मेरे डैड के कंपनी में काम करते हैं। मैं अपने डैड से बोलकर उन्हें काम से निकलवा सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो शायद तुम्हारे डैड सुसाइड कमिट ना कर ले। ये सब सुनकर ह्युनसू को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उस बंदे को मारने लग जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ करो, मेरे डैड को बीच में क्यों लाते हो? वो बंदा कहता है, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? जिस दिन तुमने मुझे वो गंदे पैसे दिए थे ना, उस दिन आसमान बहुत ही क्लियर था। बस यही है मेरा रीजन। ये सुनकर ह्युनसू शॉक हो गया था। फिर वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन क्या वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? अब ये सारा कुछ ह्युनसू अपने पेरेंट्स को बताता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं, उस लड़के को माफ कर दो। ये सब कुछ सुनकर ह्युनसू को बहुत गुस्सा आ गया था और इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से नफरत करने लग गया था। यहाँ तक कि ह्युनसू की बहन को जब उसके फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्या तुम ह्युनसू की बहन हो, तो वो ये बोल रही थी कि ह्युनसू मेरा भाई नहीं है। ये सब सुनकर ह्युनसू को बहुत बुरा लगता है और उस दिन के बाद से वो अपनी फैमिली से नफरत करने लग गया। सब कुछ नॉर्मल तो हो गया था, लेकिन वो पहले की तरह अपनी लाइफ जी नहीं पा रहा था। फिर एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे वही बुली गैंग मिलती है, जो लोग मिलकर
आकर एक लड़के को परेशान कर रहे थे। वो उसे कहते हैं हम तुम्हारे मॉम के सर्जरी के लिए पैसे देंगे, लेकिन जब रास्ते पर गाड़ी आ रही है तब तुम्हें वहाँ पर भागना होगा। वो लड़का भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन युनसु को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसी बुली वाले लड़के को गाड़ी के सामने फेंक देता है। उस बंदे को कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब करने के लिए युनसु के डैड को जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर युनसु का फ्रेंड उसी पर चिल्लाता है, कहता है तुम बीच में क्यों आए, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की सर्जरी नहीं हो पाई और उनकी जान चली गई, इन सारे चीजों के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ये सारा कुछ युनसु से सहन नहीं होता और वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में। युनसु कहता है आज के बाद से मैं सरवाइव करने की कोशिश करूंगा। वो लोग जैसे ही गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी गाड़ी को उठाकर पलट देता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।